गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम और अभिव्यक्ति से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इसका हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका रेडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली कि कैसे कैसे वहां पे सूचनाएं प्रसारित की जाती थी और कैसे रेडियो का जो है वो संचालन होता था और कौन कौन से स्टेशन हुआ करते थे, कब उसकी शुरुआत हुई और कैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके माध्यम से प्रसार भारती या केंद्र सरकार के अधीन होकर उसने काम किया। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के साधन में टेलीविजन और इंटरनेट, यानी टेलीविजन और इंटरनेट भी सूचनाएं देने का इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार साधन हमारे पास है, जो सूचनाएं पहुंचाता है। तो उसी पे हमें चर्चा करनी है। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम और अभिव्यक्ति से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इसका हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका रेडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली कि कैसे कैसे वहां पे सूचनाएं प्रसारित की जाती थी और कैसे रेडियो का जो है वो संचालन होता था और कौन कौन से स्टेशन हुआ करते थे, कब उसकी शुरुआत हुई और कैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके माध्यम से प्रसार भारती या केंद्र सरकार के अधीन होकर उसने काम किया। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के साधन में टेलीविजन और इंटरनेट, यानी टेलीविजन और इंटरनेट भी सूचनाएं देने का इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार साधन हमारे पास है, जो सूचनाएं पहुंचाता है। तो उसी पे हमें चर्चा करनी है। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम और अभिव्यक्ति से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इसका हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका रेडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली कि कैसे कैसे वहां पे सूचनाएं प्रसारित की जाती थी और कैसे रेडियो का जो है वो संचालन होता था और कौन कौन से स्टेशन हुआ करते थे, कब उसकी शुरुआत हुई और कैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके माध्यम से प्रसार भारती या केंद्र सरकार के अधीन होकर उसने काम किया। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के साधन में टेलीविजन और इंटरनेट, यानी टेलीविजन और इंटरनेट भी सूचनाएं देने का इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार साधन हमारे पास है, जो सूचनाएं पहुंचाता है। तो उसी पे हमें चर्चा करनी है। तो टेलीविजन जो है इसको टेलीविजन या दूरदर्शन या टीवी भी कहा जाता है, यानी टेलीविजन कह लीजिए आप इसे, दूरदर्शन कह लीजिए आप इसे, टीवी कह लीजिए। तो यहाँ पर बात आती है कि जब संचार साधन यानी टेलीविजन के माध्यम से सूचनाएं देना, यानी हम तक जो आपकी खबरें हैं वो कब पहुंचनी शुरू हुई। तो यहाँ पर आ रहा है कि भाई टेलीविजन जो है वो उसका जो प्रसारण है, यानी टेलीविजन जो है वो भारत में कब आया, 15 दिसंबर 1959 में, यानी 1959 में हमारे पास टेलीविजन भारत में पहली बार सूचना के रूप में आया, टेलीविजन का जो है प्रसारण शुरू हुआ। अब कहते हैं कि टेलीविजन जब यहाँ 15 दिसंबर 1959 को जब ये आया तो इसने स्वतंत्र स्थापना की, यानी अभी तो ये इसके अधीन होकर काम करता था, किसके, आकाशवाणी केंद्र के अधीन होकर काम करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने 1876 में वो आकाशवाणी से क्या हो गया, अलग हो गया, यानी आकाशवाणी से दूरदर्शन इसी चलता था, लेकिन आकाशवाणी से अलग हो गया कब, वो 1976 में। और उसके बाद टेलीविजन ने 1977 में अपनी सेवाएं अलग से देनी शुरू कर दी थी, यानी टीवी का एक अलग जो है संचालक होता था, उसको प्रसारित किया जाता था, उसको प्रसारण करने वाले अलग होते थे। पहले ये आकाशवाणी से ही वहां पर दूरदर्शन दिखाए जाते थे। आपने देखा होगा आकाशवाणी, दूरदर्शन से आपको न्यूज दिखाई जा रही है। तो इस
तरह की सूचनाएं देते थे, लेकिन 1976 में ये क्या हो गया, आकाशवाणी से अलग हो गया और इसने अपनी सेवाएं जो है 1977 में स्वतंत्र रूप से जनता को देनी शुरू कर दी। उसके बाद आज तक जो चैनल है, वैसे तो आपके यहाँ पर बहुत सारे चैनल हैं, यानी कि वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 400 से अधिक जो चैनल है वो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक जो चैनल है वो 2002 में शुरू हुआ। 2002 में शुरू होने के बाद बहुत सारे चैनल आए, जहाँ पर आज 400 से भी यानी 400 प्लस जितने भी चैनल हैं, आप भी देखते होंगे जब आप टेलीविजन लगवाते हो यहाँ पर, तो वो जो आपके ये सेवाएं देने वाले हैं वो कहते हैं आपको 400 से प्लस यहाँ पर चैनल मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो तो सारी सुविधाएं आपको देते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि वर्तमान में 400 से अधिक चैनलों पर सेवाएं दी जा रही हैं, वहां पर कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। अब ये है कि टेलीविजन का महत्व क्या होता है, यानी टेलीविजन हमारे लिए क्या रोल अदा करता है, क्या इम्पोर्टेंस है टेलीविजन की, उसके बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम और अभिव्यक्ति से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इसका हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका रेडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली कि कैसे कैसे वहां पे सूचनाएं प्रसारित की जाती थी और कैसे रेडियो का जो है वो संचालन होता था और कौन कौन से स्टेशन हुआ करते थे, कब उसकी शुरुआत हुई और कैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके माध्यम से प्रसार भारती या केंद्र सरकार के अधीन होकर उसने काम किया। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के साधन में टेलीविजन और इंटरनेट, यानी टेलीविजन और इंटरनेट भी सूचनाएं देने का इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार साधन हमारे पास है, जो सूचनाएं पहुंचाता है। तो उसी पे हमें चर्चा करनी है। टेलीविजन के महत्व के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर टेलीविजन की इम्पोर्टेंस का मतलब यह है कि एक आपकी बुक में दिया हुआ है जो माध्यम और अभिव्यक्ति है, उसके हिसाब से कि प्रोफेसर PS जोशी ने एक कोटेशन लिखी है, एक थॉट लिखा है, एक अपनी राय और मत दिया है कि टीवी वैसे तो जनता को जागरूक करने का काम करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ उसने क्या है कि नई तकनीक तो सिखाई है लोगों को, साथ में लोगों को सजग भी किया है, लेकिन उसने नैतिक मूल्यों का पतन भी किया है। यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे मूल्य हैं अर्थात कर्तव्य और फर्ज हैं, उनका भी धीरे धीरे इसने पतन करना सिखाया है। मान लीजिए जब हमारे पास टीवी नहीं था, टेलीविजन नहीं था या दूरदर्शन नहीं था, तब हमारे जो आदतें हैं, जो हमारी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, वो शायद इतनी नहीं थी जितनी टेलीविजन होने के बाद आज रही हैं। अब वो कहते हैं कि इसका असर क्या हुआ है, यानी टेलीविजन का क्या आप पर फर्क पड़ा है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार, यानी टेलीविजन पर भारतीय संस्कृति की बजाय अब ज्यादातर पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार किया जा रहा है, अर्थात पाश्चात्य संस्कृति की चीजें दिखाई जा रही हैं, चाहे वो रहन सहन है, खान पान है, फैशन है, ठीक है, पार्टीज हैं, या मतलब जो आपकी खुद की जो सोसाइटी है उनके बारे में विदेशों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, विदेशों में क्या चल रहा है उसकी बातें टीवी पर ज्यादा दिखाई जा रही है, जिसके कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। अब ये जो PS जोशी हैं, ये कहते हैं कि अगर टीवी पहले की तरह सही से सूचनाएं देना शुरू करे तो वो हमारे जो देश है उसमें क्या बना सकता है, सभ्य नागरिक बना सकता है। यानी कि जो आजकल की युवा पीढ़ी गलत संगतों में गुजर रही है, वो देखा देखी टीवी, नेट, मीडिया, ठीक है, बहुत सारे जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों को प्रचार तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सभ्य नागरिक नहीं बना रही है। ये टीवी पर भी है, तो कहते हैं इस तरह से सभ्य नागरिक बनाने में ये जो है अहम भूमिका निभा सकता है। टीवी के माध्यम से भी ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं जहां पर सभ्यता और संस्कृति को बचाया जा सके, जहां पर हमारे संस्कारों को बचाया जा सके और संस्कृति को बचाने की पहल हो। यानी टीवी पर ऐसे कार्यक्रम हो या ऐसे जो नाटक हैं, चाहे देशभक्ति के गीत हो, ठीक है, या कोई और कार्यक्रम जिससे हमारे देश की संस्कृति भी बची रहे और नागरिक भी सभ्य हो,
तो आपके यहाँ पर टेलीविजन का महत्व है। अन्यथा जो टेलीविजन है वो नई संस्कृति, नई तकनीक देने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वो क्या है, नैतिक मूल्यों का पतन कर रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार कर रहा है। इससे हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे फिक्स चैनल भी हैं कि कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि सिर्फ वो पाश्चात्य संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया है नंबर 1 FTV, ठीक है, दूसरा है MTV, तीसरा है VTV। ये जो हैं ये चैनल ऐसे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति की बजाय पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं, जिसके कारण भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए उसने कहा कि टेलीविजन एक तरफ जागरूक करता है तो दूसरी तरफ वो पतन का कारण भी बनता है। तो इसका महत्व यही है कि टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं जो देशभक्ति से जोड़े, जो अपनी संस्कृति सभ्यता से जोड़े और नैतिक मूल्यों को बचाए रखने की पहल करें। ऐसे कार्यक्रम हमें दिखाने चाहिए। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम और अभिव्यक्ति से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इसका हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका रेडियो। रेडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली कि कैसे कैसे वहां पे सूचनाएं प्रसारित की जाती थी और कैसे रेडियो का जो है वो संचालन होता था और कौन कौन से स्टेशन हुआ करते थे, कब उसकी शुरुआत हुई और कैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके माध्यम से प्रसार भारती या केंद्र सरकार के अधीन होकर उसने काम किया। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के साधन में टेलीविजन और इंटरनेट, यानी टेलीविजन और इंटरनेट भी सूचनाएं देने का इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार साधन हमारे पास है जो सूचनाएं पहुंचाता है। तो उसी पे हमें चर्चा करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट की, यानी कि आपने अभी रेडियो पढ़ा, टेलीविजन पढ़ा, उसके बाद आया हमारे पास इंटरनेट। यानी इंटरनेट भी सूचना देने का एक अच्छा माध्यम है और आज के युग में अगर देखें तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये इंटरनेट जो है, कहते हैं इंटरनेट की जो शुरुआत है वो भारत में 1993 में शुरू हुई। ठीक है, यानी इंटरनेट जो है वो भारत में 1993 में आया। इससे पहले इंटरनेट जैसी सुविधाएं भारत में नहीं थी। उसके बाद है कि हिंदी की सरल श्रेष्ठ साइट, यानी इंटरनेट पर यदि आप खंगालें तो हिंदी की जो बेस्ट साइट है, जैसे आप यूं कहेंगे कोई बढ़िया सी साइट बताइए, तो ये सबसे जो बेस्ट साइट है वो है आपकी BBC साइट पर आपको हिंदी के बारे में या हिंदी टाइपिंग या कुछ भी आप हिंदी में बहुत सारा साहित्य आपको मिल सकता है। उसके हिंदी की जो विकास है उसके बारे में आपको पता चल सकता है, यानी हिंदी से रिलेटेड आपको सारी चीजें उसमें मिलेंगी, या यूं कह लीजिए हिंदी में ही उसमें सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, इंग्लिश में नहीं मिलेंगी। इंटरनेट के जो उपनाम है, यानी इंटरनेट को और किन किन नामों से जाना जाता है, या नामों से जाना जाता है, या तो ये आएगा, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंटरनेट का उपनाम क्या है, यानी किन किन नामों से हम बुलाते हैं इंटरनेट को। तो आप कहते हैं भाई मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कई कहते हैं भाई मैं साइबर कैफे पे गया था, कोई कहते हैं भाई वेब पत्रकारिता। ठीक है, तो इन 3 नामों से इंटरनेट को मतलब जाना जाता है, साइबर, ऑनलाइन और वेब पत्रकारिता। उसके बाद है कि इंटरनेट के दौर, यानी कि इंटरनेट को किन किन हिस्सों में बांटा गया है या किस किस तरह से इसके दौर शुरू हुए हैं। तो यानी कि ये जो पहला दौर है 1982 से 92, ये पहले दौर में तो भारत जैसों को तो पता ही नहीं था कि इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी होती हैं। तो भारत जो है पहले दौर से बिल्कुल अनभिज्ञ था। भारत जो है इंटरनेट के दूसरे दौर में शुरू हुआ, यानी दूसरे दौर में वो जुड़ा, यानी कि 1993 से वर्तमान तक भारत में भी इंटरनेट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो उपभोक्ता है उन तक सेवाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उससे पहले जो है इंटरनेट की सुविधाएं भारत में नहीं थी, जबकि भारत में जो इंटरनेट है वो 1982 में से 1992 से भी पहले आ चुका था, लेकिन भारत में सेवाएं, इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो 1993 में ही शुरू की गई, उससे पहले नहीं थी। यानी हम जो है इंटरनेट के दूसरे दौर में शामिल हुए और आज वर्तमान में हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। विशुद्ध पत्रकारिता तहलका.com, यानी विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय
इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता। अब विशुद्ध पत्रकारिता क्या होता है, यानी कि बेबाक राय, यानी किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या या समाधान या किसी भी बात को लेकर मतलब किसी तरह का कोई बंधन नहीं हो, यानी कि बिल्कुल फ्री होकर वो अपनी बात रखे, ऐसी इंटरनेट पर जो है वो आपकी है तहलका.com। तहलका.com जो है वो किसी भी मुद्दे को सीधा प्रसारित करती है, बिना तोड़े मरोड़े, और जनता के सामने उजागर करती है, इसलिए उसका नाम है तहलका.com। यानी सबने उसे तहलका मचा रखा है, यानी किसी भी तरह की कोई उस पर पाबंदी नहीं है, इंटरनेट पर किसी का दबाव नहीं है, वो जैसी चीजें होती हैं उसे वैसे का वैसे प्रस्तुत करती है। विशुद्ध इसलिए कहा गया है, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से वो शुद्ध पत्रकारिता करने का जो शुरू है, यानी बिना पक्षपात किए वो आपको बिल्कुल सटीक जो सूचनाएं देती हैं वो तहलका.com पर आपको मिलेंगी। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम और अभिव्यक्ति से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इसका हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका रेडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली कि कैसे कैसे वहां पे सूचनाएं प्रसारित की जाती थी और कैसे रेडियो का जो है वो संचालन होता था और कौन कौन से स्टेशन हुआ करते थे, कब उसकी शुरुआत हुई और कैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके माध्यम से प्रसार भारती या केंद्र सरकार के अधीन होकर उसने काम किया। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के साधन में टेलीविजन और इंटरनेट, यानी टेलीविजन और इंटरनेट भी सूचनाएं देने का इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार साधन हमारे पास है, जो सूचनाएं पहुंचाता है। तो उसी पे हमें चर्चा करनी है। विशुद्ध पत्रकारिता यानी तहलका.com जो है, उसके बाद इंटरनेट की नई वेबसाइटों के नाम, यानी कि इंटरनेट की जो नई वेबसाइट है उसका क्या नाम है, या नई वेबसाइट को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना चाहते हैं, आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं HTML, ठीक है। HTML जो है वो नई वेबसाइट है इंटरनेट की, कहते हैं इस साइट के नाम से उसे जाना जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आप शॉर्ट फॉर्म से काम चला सकते हैं। अगर वो पूछ लिया जाए कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है और ये क्या है, ये इंटरनेट की नई वेबसाइट है जिसका नाम है HTML, ठीक है, जिसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जिसे जाना जाता है। उसके बाद है हिंदी पत्रकारिता इंटरनेट पर कौन कौन सी उपलब्ध है, यानी कि आप हिंदी के मामले में अगर देखें तो हिंदी में ऐसी कौन सी पत्रकारिताएं हैं या पत्रिकाएं हैं जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध होती हैं। वहां पर है आपका अनुभूति, ठीक है। दूसरी है आपकी अभिव्यक्ति, आपकी जो ये पुस्तक है माध्यम और अभिव्यक्ति, तो वहां पर आपको ये जो नाम है ये बिल्कुल अच्छे से वहां पर याद रह जाएगा जब आप उसे ध्यान में देंगे, माध्यम और अभिव्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आता है कि हिंदी नेस्ट, यानी कि हिंदी घोंसला, ठीक है, झोपड़ा कह लीजिए, तो हिंदी नेस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। और फिर है सराय, यानी ये 4 जो है हिंदी पत्रिकाएं जो हैं वो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती हैं। उसके बाद है कि क्या इंटरनेट पर ऐसी भी पत्रिका है जो समाचार पत्रिका या समाचार जो आपको वैसे उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। तो ऐसा जो समाचार पत्र है वो सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है प्रभा साक्षी। प्रभा साक्षी नामक अखबार केवल और केवल, और वो भी हिंदी का केवल और केवल प्रभा साक्षी जो अखबार है वो आपको इंटरनेट पर ही उपलब्ध हो सकता है। आप उसे अखबार के रूप में अपने हाथ में नहीं प्राप्त कर सकते या बाहरी मार्केट से कहीं से भी आप नहीं ले सकते। इस तरह से हमने देखा कि अभी आपका जो तीसरा चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। टेलीविजन पढ़ चुके हैं, हम इंटरनेट पढ़ चुके हैं, हम रेडियो पढ़ चुके हैं, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिनेमा, यानी सिनेमा भी हमारे लिए जन संचार का साधन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, सूचनाएं देने में हमारी मदद करता है। तो अगले वीडियो में आपको सिनेमा पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इंटरनेट के इन 3 पक्ष पर अच्छी तरह से उसे रिवाइज करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का
माध्यम और अभिव्यक्ति से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इसका हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका रेडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली कि कैसे कैसे वहां पे सूचनाएं प्रसारित की जाती थी और कैसे रेडियो का जो है वो संचालन होता था और कौन कौन से स्टेशन हुआ करते थे, कब उसकी शुरुआत हुई और कैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके माध्यम से प्रसार भारती या केंद्र सरकार के अधीन होकर उसने काम किया। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के साधन में टेलीविजन और इंटरनेट, यानी टेलीविजन और इंटरनेट भी सूचनाएं देने का इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार साधन हमारे पास है, जो सूचनाएं पहुंचाता है। तो उसी पे हमें चर्चा करनी है। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा आज हम 11वीं कक्षा में पत्र लेखन के प्रारूप के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको आवेदन पत्र और आपका बायोडाटा बनाना आपको सिखा दिया था। आज हम उसी पत्र प्रारूप के तीसरा टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें है हमारा परिपत्र, यानी कि परिपत्र कैसे लिखा जाता है। अब पहली बात तो ये कि आप आवेदन पत्र से परिचित हो चुके हैं, बायोडाटा से परिचित हो चुके हैं। ये परिपत्र होता क्या है? परिपत्र का मतलब है कि आप मान लीजिए कोई मुख्य ब्रांच है और वो मुख्य जो कार्यालय है वो अपनी छोटी छोटी ब्रांचों में अपनी सूचनाएं देता है, यानी एक मुख्य हेड के द्वारा अपने नीचे अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी या अधिकारी या सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें जो भी सूचनाएं पहुंचानी होती हैं वो एक मेन ऑफिस से मेन अध्यक्ष के द्वारा निकाली जाती हैं और फिर वो सूचनाएं अपने से नीचे पोस्ट पर जितने भी कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी या जितने भी संस्थान या विश्वविद्यालय जो भी हैं उन सब में वो चीजें पहुंच जाती हैं। यानी कि एक परिपत्र का मतलब यहाँ पर है एक सर्कुलर निकाला जाता है। ठीक है, एक सर्कुलर निकाला जाए और लोगों को बताया जाए कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं एक मुख्य ब्रांच के द्वारा अपने अधीनस्थ जितनी भी ब्रांचें होती हैं उन सभी में उस पत्र को पहुंचाया जाए। उसे परिपत्र कहते हैं, उसे सर्कुलर कहते हैं। एक सर्कुलर निकाला जाए ताकि वो सभी ब्रांच में जितने भी उसके अधीन है उन सब तक वो पहुंच जाए। तो लिखने का प्रारूप पर बात करते हैं कि लिखते कैसे हैं। सबसे पहले कि ये कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से ये सर्कुलर जारी हो रहा है। क्या हो रहा है कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग के बारे में, यानी जितने भी हमारे सरकारी कार्यालय हैं उनमें हिंदी का प्रयोग किया जाए। ये सर्कुलर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की ओर से निकाला जा रहा है। इस पर हमें चर्चा करनी है कि ये सर्कुलर कैसे लिखा जाएगा जब मुख्य सचिव, जो हरियाणा का मुख्य सचिव है, वो हिंदी का प्रयोग सभी कार्यालयों में करवाना चाहता है। तो वो एक सर्कुलर निकालता है और उस सर्कुलर को निकालने के बाद जो फॉर्मेट है लिखने का वो कैसा होगा उस पर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम और अभिव्यक्ति से तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इसका हमने एक टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा था, आपका रेडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली कि कैसे कैसे वहां पे सूचनाएं प्रसारित की जाती थी और कैसे रेडियो का जो है वो संचालन होता था और कौन कौन से स्टेशन हुआ करते थे, कब उसकी शुरुआत हुई और कैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके माध्यम से प्रसार भारती या केंद्र सरकार के अधीन होकर उसने काम किया। इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम संचार के साधन में टेलीविजन और इंटरनेट, यानी टेलीविजन और इंटरनेट भी सूचनाएं देने का इलेक्ट्रॉनिक जो है संचार साधन हमारे पास है, जो सूचनाएं पहुंचाता है। तो उसी पे हमें चर्चा करनी है। हाँ जी बेटा, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पत्र संख्या। पत्र संख्या का मतलब जो पत्र निकल रहा है उस सर्कुलर का सीरीज कौन सा है। उसके बाद ये ख का मतलब हिंदी का ये सेकंड पत्र है और हिंदी विषय है, जो भी विषय होगा आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने लिखना है हरियाणा सरकार, यानी किसी भी सरकार से होगा वो यहाँ पर, और दिनांक हमेशा आपके इस तरफ आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर पत्र संख्या,
हिंदी का है तो कौन सा सर्कुलर है, और टोटल संख्या यानी कि पत्र की टोटल संख्या तो ये है, लेकिन साथ साथ में हिंदी का कौन सा है ये दूसरा होगा, हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पर तारीख आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका है ये प्रेषित। प्रेषित का मतलब भेजना है या भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? जिसे हम पत्र लिखते हैं उसे हम क्या लिखते हैं? सेवा में। इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर सेवा में लिख दिया है ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो कि सेवा में का मतलब किस किस को ये पत्र भेजना है। तो ये प्रेषित लिख दिया है। अब किन किन के पास ये पत्र पहुंचेगा? सरकारी कार्यालयों में जाएगा, यानी जितने भी जो आपके गवर्नमेंट वो है ऑफिस, उनमें गैर सरकारी कार्यालय जो गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट वैलिड नहीं है, और समस्त शिक्षण संस्थान यानी जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ब्रांचें हैं उन सब में ये पत्र पहुंचेगा। ठीक है, और टॉपिक क्या होगा? हिंदी प्रयोग की अनिवार्यता के बारे में, यानी हिंदी का प्रयोग जरूरी है, ये बात इन सारे कार्यालयों में पहुंच जानी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सरकार जो है वो क्या आदेश निकालती है, सर्कुलर निकालती है कि हरियाणा सरकार की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि 14 सितंबर 2021 से, यानी ये तारीख दे दी है यहाँ पर कि आपको फिक्स बता दिया है कि इस तारीख के बाद यानी कि 2021 14 सितंबर 2021 हरियाणा सरकार के उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर ये सभी कार्यालय, ठीक है, उपरोक्त सभी कार्यालयों और संस्थाओं में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है, कि ये सभी 14 सितंबर के बाद सभी इस सेशन में सभी कार्यालयों में हिंदी अनिवार्य होगी। तो टेलीविजन जो है इसको टेलीविजन या दूरदर्शन या टीवी भी कहा जाता है, यानी टेलीविजन कह लीजिए आप इसे, दूरदर्शन कह लीजिए आप इसे, टीवी कह लीजिए। तो यहाँ पर बात आती है कि जब संचार साधन यानी टेलीविजन के माध्यम से सूचनाएं देना, यानी हम तक जो आपकी खबरें हैं वो कब पहुंचनी शुरू हुई, तो यहाँ पर आ रहा है कि भाई टेलीविजन जो है वो उसका जो प्रसारण है, यानी टेलीविजन जो है वो भारत में कब आया? 15 दिसंबर 1959 में, यानी 1959 में हमारे पास टेलीविजन भारत में पहली बार सूचना के रूप में आया, टेलीविजन का जो है प्रसारण शुरू हुआ। अब कहते हैं कि टेलीविजन जब यहाँ 15 दिसंबर 1959 को जब ये आया तो इसने स्वतंत्र स्थापना की, यानी अभी तो ये इसके अधीन होकर काम करता था, किसके? आकाशवाणी केंद्र के अधीन होकर काम करता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसने 1876 में वो आकाशवाणी से क्या हो गया? अलग हो गया, यानी आकाशवाणी से दूरदर्शन इसी से चलता था, लेकिन आकाशवाणी से अलग हो गया कब? वो 1976 में। और उसके बाद टेलीविजन ने 1977 में अपनी सेवाएं अलग से देनी शुरू कर दी थी, यानी टीवी का एक अलग जो है संचालक होता था, उसको प्रसारित किया जाता था, उसको प्रसारण करने वाले अलग होते थे। पहले ये आकाशवाणी से ही वहां पर दूरदर्शन दिखाए जाते थे, आपने देखा होगा आकाशवाणी दूरदर्शन से आपको न्यूज दिखाई जा रही है, तो इस तरह की सूचनाएं देते थे। लेकिन 1976 में ये क्या हो गया? आकाशवाणी से अलग हो गया और इसने अपनी सेवाएं जो है 1977 में स्वतंत्र रूप से जनता को देनी शुरू कर दी। उसके बाद आज तक जो चैनल है, वैसे तो आपके यहाँ पर बहुत सारे चैनल हैं, यानी कि वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 400 से अधिक जो चैनल है वो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक जो चैनल है वो 2002 में शुरू हुआ। 2002 में शुरू होने के बाद बहुत सारे चैनल आए, जहाँ पर आज 400 से भी यानी 400 प्लस जितने भी चैनल हैं, आप भी देखते होंगे जब आप टेलीविजन लगवाते हो यहाँ पर, तो वो जो आपके ये सेवाएं देने वाले हैं वो कहते हैं आपको 400 से प्लस यहाँ पर चैनल मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो तो सारी सुविधाएं आपको देते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि वर्तमान में 400 से अधिक चैनलों पर सेवाएं दी जा रही हैं, वहां पर कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। अब ये है कि टेलीविजन का महत्व क्या होता है, यानी टेलीविजन हमारे लिए क्या रोल अदा करता है, क्या इम्पोर्टेंस है टेलीविजन की, उसके बारे में बात करेंगे। टेलीविजन के महत्व के बारे में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर टेलीविजन की इम्पोर्टेंस का मतलब यह है कि एक आपकी बुक में दिया हुआ है जो माध्यम और अभिव्यक्ति है उसके हिसाब से, कि प्रोफेसर PS जोशी ने एक कोटेशन लिखी है, एक थॉट लिखा है, एक अपनी राय और मत दिया है
कि टीवी वैसे तो जनता को जागरूक करने का काम करता ही करता है, लेकिन इसके साथ साथ उसमें क्या है कि नई तकनीक तो सिखाई है लोगों को, साथ में लोगों को सजग भी किया है, लेकिन उसने नैतिक मूल्यों का पतन भी किया है। यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे मूल्य हैं अर्थात कर्तव्य और फर्ज हैं, उनका भी धीरे धीरे इसने पतन करना सिखाया है। मान लीजिए जब हमारे पास टीवी नहीं था, टेलीविजन नहीं था या दूरदर्शन नहीं था, तब हमारे जो आदतें हैं, जो हमारी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, वो शायद इतनी नहीं थी जितनी टेलीविजन होने के बाद आज रही है। अब वो कहते हैं कि इसका असर क्या हुआ है, यानी टेलीविजन का क्या आप पर फर्क पड़ा है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार, यानी टेलीविजन पर भारतीय संस्कृति की बजाय अब ज्यादातर पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार किया जा रहा है, अर्थात पाश्चात्य संस्कृति की चीजें दिखाई जा रही हैं, चाहे वो रहन सहन है, खान पान है, फैशन है, ठीक है, पार्टीज है, या मतलब जो आपकी खुद की जो सोसाइटी है उनके बारे में विदेशों को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर विदेशों में क्या चल रहा है उसकी बातें टीवी पर ज्यादा दिखाई जा रही है, जिसके कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं। अब ये जो PS जोशी हैं ये कहते हैं कि अगर टीवी पहले की तरह सही से सूचनाएं देना शुरू करे तो वो हमारे जो देश है उसमें क्या बना सकता है, सभ्य नागरिक बना सकता है। यानी कि जो आजकल की युवा पीढ़ी गलत संगतों में गुजर रही है, वो देखा देखी टीवी, नेट, मीडिया, ठीक है, बहुत सारे जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों को प्रचार तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सभ्य नागरिक नहीं बना रही है। ये टीवी पर भी है, तो ये कहते हैं इस तरह से सभ्य नागरिक बनाने में ये जो है अहम भूमिका निभा सकता है। टीवी के माध्यम से भी ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं जहां पर सभ्यता और संस्कृति को बचाया जा सके, जहां पर हमारे संस्कारों को बचाया जा सके और संस्कृति को बचाने की पहल हो। यानी टीवी पर ऐसे कार्यक्रम हो या ऐसे जो नाटक हैं, चाहे देशभक्ति के गीत हो, ठीक है, या कोई और कार्यक्रम जिससे हमारे देश की संस्कृति भी बची रहे और नागरिक भी सभ्य हो, तो आपके यहाँ पर टेलीविजन का महत्व है। अन्यथा जो टेलीविजन है वो नई तकनीक देने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वो क्या है, नैतिक मूल्यों का पतन कर रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार कर रहा है। इससे हमारी भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे फिक्स चैनल भी हैं कि कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जो हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि सिर्फ वो पाश्चात्य संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया है नंबर 1 FTV, ठीक है, दूसरा है MTV, तीसरा है VTV। ये जो हैं ये चैनल ऐसे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति की बजाय पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं, जिसके कारण भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए उसने कहा कि टेलीविजन एक तरफ जागरूक करता है तो दूसरी तरफ वो पतन का कारण भी बनता है। तो इसका महत्व यही है कि टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं जो देशभक्ति से जोड़े, जो अपनी संस्कृति सभ्यता से जोड़े और नैतिक मूल्यों को बचाए रखने की पहल करें। ऐसे कार्यक्रम हमें दिखाने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेट की, यानी कि आपने अभी रेडियो पढ़ा, टेलीविजन पढ़ा, उसके बाद आया हमारे पास इंटरनेट। ये इंटरनेट भी सूचना देने का एक अच्छा माध्यम है और आज के युग में अगर देखें तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये इंटरनेट जो है, कहते हैं इंटरनेट की जो शुरुआत है वो भारत में 1993 में शुरू हुई, ठीक है, यानी इंटरनेट जो है वो भारत में 1993 में आया। इससे पहले इंटरनेट जैसी सुविधाएं भारत में नहीं थी। उसके बाद है कि हिंदी की सरल श्रेष्ठ साइट, यानी इंटरनेट पर यदि आप खंगालें तो हिंदी की जो बेस्ट साइट है, जैसे आप कोई बढ़िया सी साइट बताइए, तो ये सबसे जो बेस्ट साइट है वो है आपकी BBC साइट पर आपको हिंदी के बारे में या हिंदी टाइपिंग या कुछ भी, आप हिंदी में बहुत सारा साहित्य आपको मिल सकता है। उसके हिंदी की जो विकास है उसके बारे में आपको पता चल सकता है, यानी हिंदी से रिलेटेड आपको सारी चीजें उसमें मिलेंगी, या यूं कह लीजिए हिंदी में ही उसमें सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, इंग्लिश में नहीं मिलेंगी। इंटरनेट के जो उपनाम है, यानी इंटरनेट को और किन किन नामों से जाना जाता है, या नामों से जाना जाता है, या तो ये आएगा, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंटरनेट का उपनाम क्या है, यानी किन किन नामों से हम बुलाते हैं इंटरनेट को। तो आप कहते हैं भाई मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, कई कहते हैं भाई मैं साइबर कैफे पे गया था, कोई कहते हैं भाई वेब पत्रकारिता, ठीक है। तो इन 3 नामों से इंटरनेट को मतलब जाना जाता है, साइबर, ऑनलाइन और वेब पत्रकारिता। उसके बाद है कि इंटरनेट के दौर, यानी कि इंटरनेट को किन किन
हिस्सों में बांटा गया है या किस किस तरह से इसके दौर शुरू हुए हैं। तो यानी कि ये जो पहला दौर है 1982 से 92, ये पहले दौर में तो भारत जैसों को तो पता ही नहीं था कि इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी होती हैं। तो भारत जो है पहले दौर से बिल्कुल अनभिज्ञ था। भारत जो है इंटरनेट के दूसरे दौर में शुरू हुआ, यानी दूसरे दौर में वो जुड़ा, यानी कि 1993 से वर्तमान तक भारत में भी इंटरनेट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। जो उपभोक्ता है उन तक सेवाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उससे पहले जो है इंटरनेट की सुविधाएं भारत में नहीं थी, जबकि भारत में जो इंटरनेट है वो 1982 में से 1992 से भी पहले आ चुका था, लेकिन भारत में सेवाएं, इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो 1993 में ही शुरू की गई, उससे पहले नहीं थी। यानी हम जो है इंटरनेट के दूसरे दौर में शामिल हुए और आज वर्तमान में हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। विशुद्ध पत्रकारिता तहलका.com, यानी विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता। अब विशुद्ध पत्रकारिता क्या होता है, यानी कि बेबाक राय, यानी किसी भी मुद्दे को, किसी भी समस्या या समाधान या किसी भी बात को लेकर मतलब किसी तरह का कोई बंधन नहीं हो, यानी कि बिल्कुल फ्री होकर वो अपनी बात रखे, ऐसे इंटरनेट पर जो है वो आपकी है तहलका.com। तहलका.com जो है वो किसी भी मुद्दे को सीधा प्रसारित करती है, बिना तोड़े मरोड़े, और जनता के सामने उजागर करती है, इसलिए उसका नाम है तहलका.com। यानी सबने उसे तहलका मचा रखा है, यानी किसी भी तरह की कोई उस पर पाबंदी नहीं है, इंटरनेट पर किसी का दबाव नहीं है, वो जैसी चीजें होती हैं उसे वैसे का वैसे प्रस्तुत करती है। विशुद्ध इसलिए कहा गया है, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से वो शुद्ध पत्रकारिता करने का जो शुरू है, यानी बिना पक्षपात किए वो आपको बिल्कुल सटीक जो सूचनाएं देती हैं वो तहलका.com पर आपको मिलेंगी। विशुद्ध पत्रकारिता यानी तहलका.com जो है, उसके बाद इंटरनेट की नई वेबसाइटों के नाम, यानी कि इंटरनेट की जो नई वेबसाइट है उसका क्या नाम है, या नई वेबसाइट को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है, आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं HTML, ठीक है। HTML जो है वो नई वेबसाइट है इंटरनेट की, या तो इस साइट के नाम से उसे जाना जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आप शॉर्ट फॉर्म से काम चला सकते हैं। अगर वो पूछ लिया जाए कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है और ये क्या है, ये इंटरनेट की नई वेबसाइट है जिसका नाम है HTML, ठीक है, जिसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जिसे जाना जाता है। उसके बाद है हिंदी पत्रकारिता इंटरनेट पर कौन कौन सी उपलब्ध है, यानी कि आप हिंदी के मामले में अगर देखें तो हिंदी में ऐसी कौन सी पत्रकारिताएं हैं या पत्रिकाएं हैं जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध होती हैं। वहां पर है आपका अनुभूति, ठीक है। दूसरी है आपकी अभिव्यक्ति, आपकी जो ये पुस्तक है माध्यम और अभिव्यक्ति, तो वहां पर आपको ये जो नाम है ये बिल्कुल अच्छे से वहां पर याद रह जाएगा जब आप उसे ध्यान में देंगे, माध्यम और अभिव्यक्ति, ठीक है। उसके बाद आता है कि हिंदी नेस्ट, यानी कि हिंदी घोंसला, ठीक है, झोपड़ा कह लीजिए, तो हिंदी नेस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। और फिर है सराय, यानी ये 4 जो है हिंदी पत्रिकाएं जो हैं वो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती हैं। उसके बाद है कि क्या इंटरनेट पर ऐसी भी पत्रिका है जो समाचार पत्रिका या समाचार जो आपको वैसे उपलब्ध नहीं होता, सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध होता है। तो ऐसा जो समाचार पत्र है वो सिर्फ एक ही है जिसका नाम है प्रभा साक्षी। प्रभा साक्षी नामक अखबार केवल और केवल, और वो भी हिंदी का केवल और केवल प्रभा साक्षी जो अखबार है वो आपको इंटरनेट पर ही उपलब्ध हो सकता है। आप उसे अखबार के रूप में अपने हाथ में नहीं प्राप्त कर सकते या बाहरी मार्केट से कहीं से भी आप नहीं ले सकते। इस तरह से हमने देखा कि अभी आपका जो तीसरा चैप्टर था इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। टेलीविजन पढ़ चुके हैं, हम इंटरनेट पढ़ चुके हैं, हम रेडियो पढ़ चुके हैं, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिनेमा, यानी सिनेमा भी हमारे लिए जन संचार का साधन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, सूचनाएं देने में हमारी मदद करता है। तो अगले वीडियो में आपको सिनेमा पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इंटरनेट के इन 3 पक्ष पर अच्छी तरह से उसे रिवाइज करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद।